हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपकी विज्ञान पुस्तक का तृतीय पाठ अतीत में दबे पांव, जिसके लेखक हैं ओम थानवी। अतीत में दबे पांव से तात्पर्य है जो हमारी प्राचीन सभ्यता और इतिहास में हुआ उसके बारे में दबे पांव झांकना। यानी ओम थानवी ने जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि आप यहाँ जब गलियों में घूमते हैं तो आपको वहाँ बैलगाड़ियों की रुंझुन सुनाई देती है। आप जब किसी दीवार के सहारे टेका लगाकर खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि आपने अनावश्यक रूप से किसी के घर में दस्तक दे दी हो। यानी वहां से मिलने वाले प्रमाणों के आधार पर इन्होंने बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता किस प्रकार विकसित नगरीय सभ्यता के रूप में रही। अब देखते हैं आगे। पूर्व में बसी बस्ती अमीरों की बस्ती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो सभ्यता थी ये टीलों के रूप में विकसित थी। जो पश्चिम की ओर ऊंचे टीले थे वो अमीरों के थे और जो निम्न टीले थे वो वहां की प्रजा थी। आधुनिक युग में अमीरों की बस्ती पश्चिम में मानी जाती है, यानी कि बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो में यह उल्टा था। शहरों के बीचों बीच एक 33 फुट चौड़ी लंबी सड़क है। मोहनजोदड़ो में बैलगाड़ी होने के प्रमाण मिले हैं। शायद इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती थी। यह सड़क बाजार तक जाती है। इस सड़क के दोनों ओर घर बसे हुए हैं, परंतु इन घरों की पीठ सड़कों से सटी है। कोई भी घर सड़क पर नहीं खुलता। लेखक के अनुसार दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले लू कार्बूजिए ने इस्तेमाल की थी। यानी मोहनजोदड़ो का जो ग्रिड प्लान है वही चंडीगढ़ में देखने को मिलता है। यहाँ की जो मुख्य सड़कें थी, जो लोगों के घरों के दरवाजे थे वो गली की ओर खुलते थे और उनके पीछे की ओर मुख्य चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। चंडीगढ़ का कोई घर सड़क की तरफ नहीं खुलता। मुख्य सड़क पहले सेक्टर में जाती है, फिर आप किसी के घर जा सकते हैं। शायद चंडीगढ़ के वास्तुकार कार्बूजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ही ली हो, ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है। शहर के बीचों बीच लंबी सड़कें और दोनों तरफ समान अंतर ढकी हुई नालियां। बस्ती में ये नालियां इसी रूप में है। प्रत्येक घर में स्नानागार भी है। घर के अंदर से मैले पानी की नालियां बाहर हौदी तक जाती हैं, फिर बड़ी नालियों में आकर मिल जाती हैं। कहीं कहीं वे खुली हो सकती हैं, पर अधिकतर ऊपर से ढकी हैं। इस प्रकार सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मोहनजोदड़ो के नागरिक स्वास्थ्य के प्रति कितने सचेत थे। यानी 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक ये जो सभ्यता विकसित हुई, हम सोच सकते हैं कि उस समय ये कितनी उच्च विकसित नगरीय सभ्यता थी, जहां एक वृहद स्नानागार प्रमाणित करता है कि उनकी वास्तुकला अनूठी थी। उनकी नालियों का देखो, उनकी जो नालियां थी वो इस प्रकार बीच में एक बड़ा सा गड्ढा आता था, फिर वो नाली सीधी जाती थी, फिर एक बड़ा सा जिसे शोषणा पात्र कहा जाता था। यानी इन नालियों में पानी बहकर निकल जाता था और जो कचरा होता था वो इन शोषणा पात्रों में चला जाता था। तो वहाँ की जो सफाई व्यवस्था थी या सफाई कर्मचारी थे वो इन शोषणा पात्रों को साफ कर देते थे और नालियां ढकी हुई होती थी, लकड़ी की होती थी। देखिए, पुरातत्व विद्वानों के अनुसार केवल मोहनजोदड़ो में ही 700 के लगभग कुएं हैं।
इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। लेखक यह भी प्रश्न उठाते हैं कि नदी, कुएं, कुंड, स्नानघर और बेजोड़ निकासी को क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? मोहनजोदड़ो की बड़ी बस्ती में घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवार से यह अर्थ लगाया जा सकता है कि यह 2 मंजिला घर होगा। इन घरों की एक खास बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार है, कोई खिड़की नहीं है। ऊपर की मंजिल में खिड़कियां हैं। कुछ बहुत बड़े घर हैं, शायद इनमें कुछ लघु उद्योगों के कारखाने होंगे। ये सभी छोटे बड़े घर एक लाइन में हैं। अधिकतर घर लगभग 30 गुणा 30 फुट के हैं। सभी घरों की वास्तुकला लगभग एक जैसी है। एक बहुत बड़ा घर है जिसमें 2 आंगन और 20 कमरे हैं। इस घर को मुखिया का घर कहा जा सकता है। घरों की खुदाई से एक दाढ़ी वाले याजक नरेश और एक प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्तियां भी मिली हैं। नर्तकी की मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है। यहीं पर एक बड़ा घर भी है जिसे उपासना केंद्र समझा जा सकता है। इसके आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की ओर जाती हैं। ऊपर की मंजिल अब बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। नगर के पश्चिम में एक रंगरेज का कारखाना मिला है जिसे अब सैलानी बड़े चाव से देखते हैं। घरों के बाहर कुछ सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। ये कुएं कर्मचारियों और कारीगरों के लिए रहे होंगे। बड़े घरों में कुछ छोटे कमरे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शहर की आबादी काफी रही होगी। यह विचार भी हो सकता है कि ऊपर की मंजिल में मालिक और नीचे के घरों में नौकर चक्कर रहते होंगे। कुछ घरों में सीढ़ियां नहीं हैं। शायद इन घरों में लकड़ी की सीढ़ी रही है जो बाद में नष्ट हो गई होगी। छोटे घरों की बस्ती में सकरी सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों के पायदान भी ऊंचे हैं। शायद ऐसा जगह की कमी के कारण होता होगा। यानी इनके परिवार के जो घरों के वास्तुकला बनी हुई है या जिस प्रकार सभी का एक समान आकार में घरों का निर्माण हुआ है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मकान बनाने और इन सब से कितने परिचित रहे होंगे। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा गया। तो बेटा इसकी आगे का पार्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।